Elementary student, good morning. Today we start our revision section, the chapter Federalism. It's a second chapter of civics. First, the meaning of Federalism. अगर हम इसको हिंदी में कहें तो फेडरलिज्म को आप मान लीजिए कि संघवाद, इसको हिंदी में कहते हैं संघवाद. इट्स मीन कि जो पूरी का पूरा सिस्टम है गवर्नमेंट का या सरकार चलाने का, उसमें कामों का बंटवारा किया हुआ है. जिन देशों ने राज्यों को भी अधिकार दिए हुए हैं वहां पर हम कहते हैं फेडरल सिस्टम है. इसलिए हम फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. इट्स मीन वेयर द फेडरल सिस्टम देयर टू टाइप्स और यू कैन से द थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. Now, the central government, the state government, and third type is local government. आप यहां ये समझिए कि फेडरलिज्म के अंदर टू या मोर लेवल गवर्नमेंट होती है. क्यों किया ये किया पावर शेयरिंग. जो हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था पावर शेयरिंग, उसी का नेक्स्ट पार्ट आ जाता है फेडरलिज्म. यानी कि पावर को शेयर कर दिया है बिटवीन टू एंड मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ये इसलिए भी ठीक है क्योंकि भारत जैसे देश में जहां विविधताएं भरी हुई हैं, डाइवर्सिटीज अलग अलग प्रकार की हैं, वहां पर पावर शेयर कराना बेहद जरूरी है. यानी हर एक राज्य को अपना रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, हर एक जाति को, हर एक धर्म को और हर एक भाषा बोलने वाले लोगों को अपना रिप्रेजेंटेशन मिल जाए. इसलिए पावर को डिवाइड कर दिया है अलग अलग लेवल्स में. अब बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट पर कौन अब कानून बनाएगा. देखिए, ये आप इसको ऐसे समझिए कि यदि रेलवे के ऊपर कानून बनाना है तो कौन बनाएगा. रेलवे के ऊपर कानून बनाना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी. यदि कहें कि आर्मी या फोर्सेस के ऊपर कानून कौन बनाएगा तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी. यदि कहें करेंसी के ऊपर कानून कौन बनाएगा तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी. इट्स मीन देयर आर 97 सब्जेक्ट्स ऑन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक द लॉ. इज इट क्लियर? इसका ये से समझ लीजिए कि रेलवे, आर्मी, करेंसी, कम्युनिकेशन, इस तरीके के 97 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को. अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे पहुंचते हैं, चलते हैं स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट है 66 सब्जेक्ट्स. 66 सब्जेक्ट लाइक पुलिस. आप देखते हैं हर एक स्टेट की अलग अलग पुलिस है, यानी पुलिस के लिए कानून बनाना है. उसके बाद आता है फार्मर. उसके अलावा आता है कुछ लोकल टैक्सेस, लोकल टैक्स. इन सब पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को है. हेल्थ हो गया, आप एजुकेशन मान लीजिए, उन सभी पर कानून, यानी 66 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर कानून बनाती है स्टेट गवर्नमेंट. क्या हो रहा है भाई? ये पावर शेयरिंग हो रही है. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अधिकार और स्टेट गवर्नमेंट को भी अधिकार दे दिए ताकि भविष्य में कॉन्फ्लिक्ट ना हो. जैसा श्रीलंका में हमने पढ़ा, सिंह को सब अधिकार और जो तमिल्स हैं उनको कोई अधिकार नहीं. जैसा बेल्जियम में हमने पढ़ा कि डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकर्स को पहले अधिकार नहीं थे तो कॉन्फ्लिक्ट होता था, और बाद में सबको राइट्स दे दिए गए, इक्वल राइट्स दे दिए गए तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया. अब बात आती है कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होंगे जिन पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी. यह है 47 सब्जेक्ट. 47 सब्जेक्ट आपने देखा होगा सीबीएसई के भी स्कूल्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी स्कूल हैं. इसका मतलब जो एजुकेशन है उस पर दोनों ही लॉ बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी. लेकिन अगर सेंटर और स्टेट के किसी लॉ में इन सब्जेक्ट्स जो 47 है कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी? ऑब्वियसली सुप्रीम जो होगा. सुप्रीम कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट. यदि इस लिस्ट में जो कानून बनाने के अधिकार हैं उन पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको किसकी मानी जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट.
अब आती है तीसरी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। इसको कोई लॉ बनाने का अधिकार नहीं है, लॉ बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये एक सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट है जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के कामों को आगे पहुंचाती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपना, हम बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। यहां बात करते हैं, एक विशेषता सबसे अच्छी यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज करना हो तो कोई भी गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट की बात को मानना पड़ेगा, तब चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट आया, यदि किसी भी बात पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसमें, सेंटर गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मैटर कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या सही है क्या गलत। क्यों भाई सुप्रीम कोर्ट को पावर क्यों दी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, गार्जियन है, अभिभावक है, किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन की अभिभावक है कौन, सुप्रीम कोर्ट। स्टेट में हाई कोर्ट, फिर यहां सुप्रीम कोर्ट है तो सारी पावर इसके पास है। यह डिसाइड करेगी सुप्रीम कोर्ट कि जो कानून बन रहे हैं सेंटर और स्टेट के द्वारा, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बन रहे हैं अथवा नहीं। आप देखिए कितना डिवाइड किया है पावर को, एक के पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आ गया, कोर्ट को भी पावर दी हुई है। अब आगे बात करते हैं, लास्ट चल रहा है हमारा रिवेन्यू। भैया सरकार को चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा, टैक्स से आएगा। तो जितने भी टैक्स हैं जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो सभी आपस में बांट दिए जाते हैं। फिर आती है, ये क्यों जरूरी था फेडरल सिस्टम को एडॉप्ट करना, यूनिटी के लिए, एकता के लिए। देखिए एकता तभी बनी रहती है जब हम सबके महत्व को बराबर माने, बराबर योगदान दें। ऐसा नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री किसी मान लीजिए गुजरात स्टेट से चुनकर आए हैं तो केवल वो गुजरात के लिए काम करेंगे ना, वो एंटायर कंट्री के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका कोई मिनिस्टर हैं, वो एक किसी जिले से चुनकर आए हैं और केवल उसी जिले का ध्यान रखेंगे ना, वो एंटायर कंट्री के बारे में सोचेंगे यदि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, और यदि स्टेट गवर्नमेंट में है तो वो स्टेट के बारे में सोचेंगे। तो आप देखिए पावर का डिवीजन ही कहलाता है, जहां पर पावर डिवीजन होती है उसको हमने नाम दिया फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को हिंदी में कहा संघ बनाना, यानी संघ का मतलब यहां पर है कि सब मिलजुल कर काम को करना। नेक्स्ट पार्ट में हम अगला हिस्सा देखेंगे कि फेडरलिज्म कैसे बनता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।